लोग कहते हैं कि आज की तारीख में भी ओशो का एक सेकेंड रूप काइंड ऑफ या IITN बाबा के बारे में बात हो रही है। ओशो को केवल बावले और पागल लोग ही समझ सकते हैं, और याद रखिए बावले और पागल लोग ही होते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। मोबाइल फोन बैन कर दो हर तीर्थ यात्रा से और आपको पता लगेगा 80% भीड़ गायब हो जाएगी। ज्ञान भैरव तंत्र मेरे ख्याल से हमने ओशो के यहाँ पर पढ़ा था जब भी हम साथ गए थे। जी। ओशो भी एक अलग लेवल के लीडर है सच में। उनकी भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स है जो हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। स्पेशली ये जो रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वहाँ पे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल आपका क्या सबसे मेजर लर्निंग रहा ओशो के यार साथ? देखिए, ओशो अपने समय से इतने आगे थे कि आज भी उनको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओशो को केवल बावले और पागल लोग ही समझ सकते हैं, और याद रखिए बावले और पागल लोग ही होते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। सही है। सो आपको समझना पड़ेगा कि ओशो की विचारधाराएं केवल और केवल मनुष्यता को ही चैलेंज नहीं करती थी, वो पॉलिटिक्स को भी चैलेंज करती थी और साथ में धर्म के गुरुओं को भी चैलेंज करती थी। इसीलिए तो 22 देशों ने ओशो को बैन करके रखा था, बिकॉज ओशो की विचारधाराओं से उन्हें इतना डर लगता था कि ये कहीं इधर आ गया तो हमारे लोगों की काया पलट देगा। ये 22 देशों ने एक व्यक्ति को बैन किया था, वीजा नहीं अलाउड था, ही कैन नॉट ट्रेवल टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओशो की भी ना बहुत कंट्रोवर्सीज रही हैं, हम सबको पता है। रजनीशपुरम की हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विवादित रह चुके हैं। लेकिन ओशो की भी आप पूरा बेस रूट से आप पता करोगे। जैसे अगर आपकी ऑडियंस को मैं उनका थोड़ा बेस बताऊं, क्योंकि लोगों ने सिर्फ आगे का सुना है कि ही इज़ द गुरु ऑफ रिच, ही इज़ अ सेक्स गुरु, ही इज़ अ कल्ट, सबने यही चीज़ सुनी है। लेकिन असली बात अगर मैं आपको बताऊं तो ओशो के जैसे अगर आप बचपन से जाते हैं, जैसे आपके ऑडियंस में बहुतों को नहीं पता होगा, ओशो 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 हर कोई कहता है। क्या आपको पता है ओशो का जो लास्ट जन्म हुआ था वो 700 साल पहले हुआ था। 700 ईयर्स पहले ओशो का लास्ट जन्म हुआ था तिब्बत में। और ये खुद एक मॉन्क ने कन्फेस किया हुआ है कि आज भी वहां पे जो बॉडीज है वहां पर एक बॉडी प्रिजर्व्ड है उस टाइम की। उस समय पे क्या हुआ था कि ओशो जब उस समय पे एक तिब्बतियन मॉन्क थे तो वो एक 21 डे की साधना में थे बिना खाए पिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 दिन में, जब आखिरी 3 दिन बचे थे उस 21 डे के पूरे प्रोसेस के, उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ हो गई थी तो वो 3 दिन जो बचे थे वो किस तरह से कवर हुए थे वो उनके चाइल्डहुड में पता लगते हैं। जब ओशो पैदा हुए थे तो जब उनकी माँ उन्हें दूध पिलाना चाहती थी 3 दिन तक वो पी ही नहीं रहे थे। सब लोग परेशान हो गए कि यार माँ का दूध क्यों नहीं ले रहा है, सब हक्के बुक्के रह गए थे कि कुछ परेशानी है। वो जो लास्ट 3 डेज थे, 4th डे अपने आप सब नॉर्मल हो गया। तो पीपल वर रिलैक्स्ड कि ये सारी चीज़ें। तो ओशो का ये पहले जन्मों का जो एनलाइटमेंट बचा हुआ था वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हमें लगता है कि आज आप और मैं जो यहाँ पर बैठे हैं ये इस लाइफ का चीज़ है, नहीं, देयर आर मल्टीपल पास्ट लाइफ्स जिसका कंप्लीशन यहाँ पर हो रहा है। ओशो की अगर मैं बचपन की बात करूँ तो वो पैदा होने के बाद ही उनके जब बॉर्न हो गए तो उनकी जो नानी जी थी और नाना जी थे वो चाहते थे कि यार ये हमारे साथ रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, ठीक है आप बिल्कुल रहो। ओशो की परवरिश के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी नानी जी का है। ओशो इतने जल्दी इसलिए भी बन पाए क्योंकि उनकी नानी जी उनके साथ थी, बहुत खुले दिमाग की थी। उनकी नानी जी एक जगह से बिलोंग करती थी जहाँ पर कि एक मंदिर है, आज भी काफ़ी के से नाम होता है, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स, जहाँ पर कि बहुत विवादित रहता है कि इस तरह की मूर्तियाँ क्यों हैं वहाँ पे। आप समझ रहे होंगे मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं भी गया हूँ, बहुत सुंदर जगह है, फालतू में उसको बहुत, मेरे को उस जगह की एक बात अच्छी लगती है वो मंदिर की कि भाई उधर मैं जब टिकट काउंटर पे जाता हूँ तो इंडियंस के लिए एक अमाउंट है और जो अमेरिकन है उनके लिए 10 टाइम्स ज़्यादा रहता है। पता नहीं, अच्छा लगता है, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, बट मेरे को फिर वो थोड़ा अंदर वो वाला फीलिंग आ जाता है कॉलोनियल में तुमने लिया अब तुमको हम लेंगे, तो वो थोड़ा सा लगता है इधर के मंदिर पे। बट उस सीन ऐसा था कि ओशो की जो नानी जी थी और नाना जी थे, इन्होंने उनको फॉर्मल स्कूलिंग 8 वर्ष तक जाने ही नहीं दिया। उन्होंने बोला होम स्कूलिंग जिसको कहते हैं, जो इलॉन मस्क भी करवा रहा है अपने बच्चों को, वो करो। इसके कारण उनको फ्लेक्सिबिलिटी और लिबर्टी बहुत मिली। ओशो बहुत समय तक एक पेड़ के ऊपर बैठे रहते थे, 2-2 3-3 घंटे तक बैठे रहते थे, पानी के तट पे बैठे रहते थे और बस ऑब्जर्व करते रहते थे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। ओशो का बेस्ट टाइम पास बचपन में खेलना कूदना नहीं था, तारों को देखना था। वो तारों को देख के मतलब इतनी डीप थिंकिंग में जाते थे। उसके बाद क्या हुआ था, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलता हूँ कि जब ओशो ने फिर पढ़ाई करी, ओशो के प्रोफेसर परेशान हो गए,
क्योंकि वो इतने ज्यादा सवाल पूछते थे, इतने ज्यादा सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर ने जबलपुर में हाथ जोड़ दिया कि भाई माथा मत खाओ यार, हमारा कितना सवाल पूछते हो, और वो बहुत डीप पहुंचते थे। अब बहुत सारे कॉलेज प्रोफेसर्स की आदत होती जो जो किताब में है रट उतना ही लिया वही सिखाएंगे। बता दिया। ओशो उसको चैलेंज कर देते थे। तो एक बार क्या हो गया कि भाई ओशो ओशो से परेशान होके ये चले गए प्रिंसिपल के पास, कॉलेज के प्रिंसिपल, भाई साहब नहीं समझ में आ रहा ये बंदा, इसको निकाल दो या तो फिर मैं निकल जाऊंगा। उस समय पे प्रिंसिपल ने इनको बुलाया, ओशो को बोला तुम गलत नहीं हो, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये टीचर भी चाहिए, तो यार आपको निकलना पड़ेगा। ओशो ने अभी वहां पर भी डिबेट कर लिया, एक शर्त पे आप मुझे किसी कॉलेज में एंट्री करवाओगे। कोई कॉलेज लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका रेपुटेशन ऐसा है कि ये सारे टीचर को इतना पूछेगा, परेशान कर देगा, जिसके कारण सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर फाइनली क्या हुआ, एक कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। वहां पर भी पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता था कि ओशो, आप सोचो एक अगर 15-17 ईयर ओल्ड बंदा है, वो रोज बाहर बैठ रहा है, और 24 ईयर ओल्ड वाले, 23 ईयर ओल्ड वाले उससे सुनने आ रहे हैं कि ये क्या बता रहा है। फाइनली उन्होंने कॉलेज छोड़ा, स्पिरिचुअल प्रीचिंग चालू कर दी उन्होंने, हर जगह पे लोगों को ज्ञान देने लग गए, और उनके ज्ञान और डिबेट इतने ज़्यादा चले। जबलपुर पे एक समय पे जब सोशल मीडिया नहीं था, उनके एक एक शिविर पे 8 से 10 हज़ार लोग आ जाते थे, 8-10 हज़ार लोग विद पुलिस प्रोटेक्शन रहता था वहाँ पे। आप सोचो, सोशल मीडिया भी नहीं है, ये इस समय की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ना इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई। अब ओशो के साथ बचपन में 2 चीज़ें हुई थी। आपको पता है ओशो महात्मा गांधी से भी मिले थे। अच्छा। ओशो जब 10 वर्ष के थे, तब एक समय पे वो जहाँ पर रहते थे नानी जी के साथ, वहाँ पर महात्मा गांधी आने वाले थे। महात्मा गांधी उस समय के समझ लीजिए टॉप इन्फ्लुएंसर, तो क्रेज तो रहेगा, सबको मिलना है यार, महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, हर कोई ट्रेन के पास भागा। उस समय पे ओशो बोले मैं कैसे जाऊंगा यार उधर। तो नानी जी ने प्यार करती है 3 रुपए दिए। 3 रुपए उस समय पे बहुत बड़ी बात होती है। 3 रुपए का उन्होंने कॉइन अपने जेब में रखा। ओशो पहुंच गए रेलवे स्टेशन कि महात्मा आ रहे हैं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, सब मिलने जाएंगे। सब जब देखने गए तो इंडियन रेलवेज 12 घंटे लेट उस समय पे। तो 12 घंटे, और तब पता भी नहीं चलता था ना, ऐप है नहीं, आप पता कैसे करोगे कितना लेट आएगा। तो मैक्सिमम लोग जा चुके हैं। ओशो का डेडिकेशन देखो, जब भी आएगा मैं तो रहूंगा, 12 घंटे 20 घंटे कैंसिल जो भी हो मैं खड़ा हूँ। फाइनली 12 घंटे बाद आए तो भीड़ खत्म ही हो गई है, बहुत रेयर है। जब गांधी जी उतरे, बच्चे को देखा, बुलाया, तो उन्होंने बोला जेब में क्या है। जेब थोड़ा भारी दिख रहा था, छोटा सा था जेब। बोले 3 रुपया है। तो बोले गांधी जी के पास एक चैरिटी बॉक्स था, बोले इसमें डाल दो। तो इन्होंने बोला क्यों डाल दूँ। तो ओशो ने बोला, तो गांधी जी बोले ये गरीबों के लिए हम पूरा टोकन लेके जा रहे हैं, गरीबों में दान होगा। तो ओशो ने वो टोकन ही उठा लिया पूरा। तो गांधी जी बोले ये क्यों। कस्तूरबा जो उनकी वाइफ थी वो भी उधर थी, वो हंसे जा रही हैं, बोले ये क्या चल रहा है। तो गांधी जी बोले अरे आप ये टोकनी क्यों उठा लिया आपने पूरी। तो बोले यार मेरे गांव में भी तो बहुत गरीब हैं, तो मैं ये सारा जाके दान कर दे, तो गरीबों को ही तो दान करना है। तो उनकी वाइफ हंसने लग गई गांधी जी की कि बोले पहली बार कोई मिला है जो आपसे भी डिबेट करके जीत सकता है, वरना तो मुझे ये डब्बा मेरा सौतन ही लग रहा था, आप जब देखो इसे डब्बे के साथ रहते हो। तो फिर गांधी जी ने बोला, समझाया उसको प्रेम पूर्वक कि नहीं आप नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने अपना 3 रुपये रखा और भाग के चले गए। तो उनका इंटरेक्शन गांधी जी के साथ भी पहले जब वो छोटे थे 10 वर्ष समय पे तब हो चुका था। तो ऐसा नहीं है, काफी लोगों को लगता है वो सिर्फ गांधी जी को हेट करते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चर्चा चलती है इसके। देखिए उनका रूल सिंपल सा था। ओशो ये कहते थे, गांधी जी ये कहते थे कि स्वदेशी होना चाहिए तभी हम चलेंगे, वो चरखा को प्रमोट करते थे। ओशो कहते थे जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तब तक ग्रोथ नहीं हो पाएगी इकोनॉमी की, और तब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बन पाएंगी। तो दोनों अपने अपने समय पे अपने अपनी जगह पर सही भी थे उस समय। ओशो की फिर बात करें कि ओशो एक बार जो दूसरा एक वो था कि उनका एनलाइटमेंट कैसे मिला। बहुत लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ओशो एनलाइटेंड कैसे हो गए, क्यों कहा जाता है कि ओशो एनलाइटमेंट थे। तो ओशो को एक चीज समझ में आने लग गए थे कि ये पहले तो थोड़ा मैं जानना चाहूंगा ऑडियंस के लिए कि एनलाइटमेंट क्या होता है। अब यार देखिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस चीज को समझाने के लिए, बट एनलाइटमेंट का एक्चुअल अर्थ होता है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पूर्ण तरीके से समझना इज एनलाइटमेंट। इसको अगर मैं एलैबोरेट करूं, एक एनलाइटमेंट इंसान वो होगा जिसको अगर कुछ मिल जाए तो भी सुख नहीं होगा, कुछ चले जाए तो भी दुख नहीं होगा, ये होगा एनलाइटमेंट। तो आप लोग खुद ही समझ जाओ जो देख रहे हैं कि हम लोग एनलाइटमेंट नहीं पा चुके हैं, क्योंकि हम लोग बहुत रिश्तों के डोर से बंधे पड़े हुए हैं। माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स। अरे एक भी चले जाता है तो उसका दुख हम
सीने पे सह नहीं पाते। तो हम एनलाइटमेंट के राह से बहुत कोसों दूर हैं। ट्रू। बट एनलाइटमेंट ही असली गोल है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ढेर सारा पैसा कमा लूंगा सुख मिल जाएगा, जिस दिन कमा लोगे तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग सोचते हैं बहुत सारा सेक्स कर लूंगा बहुत सारा सुख मिलेगा, उनको तब भी सुख नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग सोचेंगे जितने रिलेशन बना लूंगा, जितनी नौकरी कर लूंगा, जितना नाम कमा लूंगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। क्या पता है आपको सबसे बड़े दुख की बात क्या है? लता मंगेशकर जी जो इतनी बड़ी गायिका थी, उनका इंटरव्यू किया गया। आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि भगवान कुछ भी करना, अगले जन्म मुझे लता मंगेशकर मत बनाना। और पूरी दुनिया क्या सोचती थी कि वो इतने बड़े स्टार कि है तो कितनी उनकी खुश जैसे- होंगी, हाँ। कितनी कंटेंट होंगी। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में आज से 15 साल पहले क्या कहा था पता है? उनके इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप पूजा पाठ करते हो? उसने हंस के कहा था, मैं वो व्यक्ति लगता हूँ क्या जो पूजा पाठ करेंगे? और आज उनको प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में नतमस्तक करते हुए देखा जाता है। आज देखा जाता है कि वो नीम करोली बाबा के आश्रम जा रहे हैं और वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि वो अनुष्का शर्मा के साथ बैठे हुए हैं और कृष्ण कीर्तन चल रहे हैं इस्कॉन में। आप समझ रहे हैं? आपको अच्छा, और एनलाइटमेंट की आपने जब बात छेड़ी है, एनलाइटमेंट जरूरी नहीं है केवल ध्यान से आता है। हो सकता है इस कन्वर्सेशन के बाद मैं कुछ ऐसी बात कर लूं, उसी बात से आपको एनलाइटमेंट आ जाए। यस 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 यस। कुछ भिक्षु ऐसे थे, उनको पीठ पे लात पड़ी, उतने में स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें, उनको एनलाइटमेंट कैसे मिला? पढ़ के नहीं मिला। उनके गुरुदेव ने उनके सीने पे जब पैर रख दिया, उनको उतने में एनलाइटमेंट मिल गया। पर अब हम लॉजिकल माइंड सोचेगा ऐसे कैसे पैर रखने से, फिर तो आप सबको पैर रख दो। नहीं, हमने पास्ट लाइफ की बात करी, जैसे वो 3 दिन बच गए थे ओशो के। पास्ट लाइफ में जर्नी पूरी हो गई थी, इस जर्नी में वो बस 1% बचा था। टाइम आ चुका था, बस वो टाइम कोइंसाइड हो गया तो लोगों को लगा पैर रखते ही एनलाइटमेंट हो गया। एक्चुअली वो टाइम आ चुका था, उसी समय पे एनलाइटमेंट होना ही था। तो हमने वो कनेक्ट कर लिया। सारे जितने लोगों को देखेंगे, गौतम बुद्ध देखेंगे, महावीर को देखेंगे, सारे एनलाइटेंड सोल्स हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द भी होंगे एनलाइटेंड सोल्स, करेक्ट। बट हमें शायद पता ही नहीं है, क्योंकि हमने एक दिमाग में मिस्टिक वैल्यू बना ली है कि एनलाइटेंड मतलब जादू टोना होता होगा, हवा में उड़ जाते होंगे, शक्ति प्रदर्शन करते होंगे। अच्छा, और एनलाइटेंड सोल का एक और खासियत है, आपको पता है? जो भी व्यक्ति एनलाइटेंड होता है ना, जब तक वो जीवित होता है तब तक उसे कोई पहचान नहीं पाता, बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। उल्टा उसको हेट्रेड मिलती है, क्योंकि उसकी सोच पूरी दुनिया से अलग होती है। एक रीजन था गौतम बुद्धा को भी पत्थरों से मारा जाता था। एक रीजन था जब स्वामी विवेकानंद को भी स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस